चलिए अब एक कंपनी के बारे में बातचीत करते हैं। सोना कॉमस्टार या सोना बीएलडब्ल्यू कंपनी ने दूसरी तिमाही में जो नतीजे पेश किए हैं उसमें काफ़ी बेहतर प्रदर्शन दिखाया है। एबिटा लेवल पे भी 10% से ज़्यादा की ग्रोथ देखने को मिली, यानी कामकाजी मुनाफा रहा है। और जो ओवरऑल प्रॉफिट है वो भी काफ़ी बेहतर प्रदर्शन यहाँ पे करते हुए दिख रहा है। मार्जिन हालांकि फ्लैट है, 25.3 के सामने 24.7 है, लेकिन रेवेन्यू में 13% की ग्रोथ है और शायद मेरे ख्याल में बेस्ट एवर क्वार्टर भी है इनका। तो नंबर काफ़ी बेहतर दिख रहे हैं यहाँ पे, और इसी के बारे में बातचीत करेंगे कंपनी के एमडी और सीईओ, ग्रुप सीईओ विवेक विक्रम सिंह जी से। विवेक जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका सीएनबीसी आवाज पर। और नंबर देख के तो बहुत अच्छे लग रहे हैं, तो मन में बस वही एक पहला सवाल ये उठता है कि इतने ज़बरदस्त मैक्रो हेडविंड्स, इतनी ज़बरदस्त मटेरियल कॉस्ट प्राइसेस और दुनिया भर में बड़ी दिक्कतों के बीच में ये कमाल कर दिया आपने, कैसे किया सर ये? पहले तो नमस्कार नीरज जी। चलिए, कम से कम कोई तो हम लोग का भी दर्द समझता है। जी बताइए। तो बट एक तरह से देखिए तो समस्याओं के बीच में अच्छा प्रदर्शन करना ज्यादा फुलफिलिंग होता है, और समस्याएं थोड़ा मौका भी देती हैं अपना कैलिबर, अपना बूता टेस्ट करने के लिए। अगर सब कुछ अच्छा रहता है, सर सबके ही नंबर बढ़ते रहते हैं, तो फिर लगता है कि आपने क्या किया है। मैनेजमेंट की के प्रदर्शन पे तभी कहेंगे ना, जो खराब पिच पे बल्लेबाजी करे तब आप अच्छे बल्लेबाज होते हैं। तो इंडिया में कानपुर ग्रीन पार्क पे तो कोई भी सेंचुरी मार लेगा। जैसे कल मैच भी हो रहा था एक पर्थ में। तो नहीं, और सीरियस नोट, इन्वेस्टर्स आपके जानना चाहते होंगे कि इतना टफ सिचुएशन है, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन फिर भी आपका प्रदर्शन बहुत ही बढ़िया था। तो कहाँ कहाँ से सपोर्ट मिला? हालांकि कमोडिटी प्राइसेस धीरे धीरे थोड़े नीचे आए भी हैं। सो नीरज जी, उतनी नहीं आई जितनी आनी चाहिए थी। अगर आप अभी भी देखें, अलॉय स्टील स्पेशली जो हमारा सबसे बड़ा है, अप्रैल में उसके दाम बढ़े थे 8,000 रुपए पर टन, जून में कम हुआ 5,000 रुपए टन। तो अभी भी एक्चुअली सेकंड हाईएस्ट एवर इन द लास्ट डेकेड टाइप प्राइस पे घूम रहा है स्टील। उसके बावजूद ये किया, ये इंडस्ट्री भी हमारी ग्रो नहीं कर रही। अगर आप देख रहे हैं, खाली इंडिया ग्रो कर रहा है, यूएस फ्लैटिश, यूरोप डिक्लाइन, एशिया डिक्लाइन, बिकॉज ये सारा कुछ नए ऑर्डर से आ रहा है। तो अगर आप नया बिजनेस और बढ़ाते जा रहे हैं, उससे ग्रोथ आ रही है। वरना तो पिछले 2 साल से आप देखिए, ये इंडस्ट्री होती थी 92-93 मिलियन व्हीकल्स पर ईयर टाइप की, अब 72-74 मिलियन खाली व्हीकल सेल होता है। उसके बावजूद ग्रो करना मतलब सिर्फ अपने ऊपर ही है। वो तो 650 हुआ। अगर इंडस्ट्री फ्लैट भी रहती यूरोप में और चाइना वगैरह में, तो हमारा शायद 700 करोड़ से ऊपर होता है। तो अपने बजट से हम पीछे चल रहे हैं, तब भी ग्रोथ कर पा रहे हैं, बिकॉज नए नए प्रोग्राम, नए नए प्रोडक्ट, सिर्फ नया करने से और अपनी मेहनत पे ही अब ग्रोथ है। अब वो जो नहीं कहते कि लहरों पे सबकी कश्ती चल जाती है, तो लहरें हैं ही नहीं। अब आपको अपनी लहर बनानी पड़ेगी। अरे तो इसीलिए तो सोना कॉमस्टार को हम लोग क्लास अपार्ट रखते हैं, और इसीलिए मैंने पहला सवाल ही पूछा था कि आपने बेहतर किया यहाँ पे। एक चीज़ और समझाइए, आपने भी एक जिक्र किया न्यू प्रोग्राम का, ये मैं थोड़ा सा एक बार रुक के समझता हूँ, लेकिन पहले मुझे बताइए कि ईवी सेगमेंट आपका काफ़ी बेहतर किया है इस क्वार्टर में। तो टोटल रेवेन्यू का इस समय कितना कंस्टिट्यूट करता है और आगे किस तरह प्रदर्शन दिख रहा है? क्योंकि जो सबसे बड़ी कंपनी है जिसका जिक्र बहुत होता रहता है, थोड़ी दिक्कतें उनकी तरफ से भी आ रही हैं, थोड़ा सा प्रेशर है उधर भी। सर, प्रेशर आते रहना चाहिए, अच्छा रहता है कंपनी के लिए। अगर छोटे छोटे प्रेशर आते रहते हैं ना, तो जब बड़ा प्रेशर आएगा उस समय आप सुदृढ़ रहेंगे। हमारे 23 कस्टमर है सर ये, तो एक कस्टमर थोड़ा ऊपर नीचे हो जाए उससे कोई बहुत असर नहीं पड़ता है। आज 25% हमारी रेवेन्यू में है ईवी से। अगर मैं सोचूं कि FY26 तब तक 50 से 55% हो जाना चाहिए, जस्ट देखते हुए कि इलेक्ट्रिफिकेशन का ट्रेंड कहाँ जा रहा है। तो कई जो हमारे हैं जो अभी आईसी में जाते हैं पार्ट्स, वो अपने आप कन्वर्ट हो जाएंगे वो व्हीकल ईवी में। और इलेक्ट्रिफिकेशन इसलिए नहीं बढ़ रहा है बिकॉज इकोनॉमिक और इन्वायरमेंटल रीजंस की वजह से, इसलिए बढ़ रहा है कि रेगुलेटरी रीजन से यूरोप और अमेरिका में कुछ साल बाद आप बना ही नहीं पाएंगे। आई थिंक यूरोप में तो आगे अब 2035 के बाद आईसी व्हीकल नहीं बनेंगे। अमेरिका में भी ये कभी ना कभी आने ही वाला है।
इंडिया धीरे चल रहा है, पीछे चल रहा है, बट इंडिया में भी होगा सर। और 2 व्हीलर 3 व्हीलर इलेक्ट्रिफिकेशन तो पक्का होगा। अब इस ट्रेंड पे अगर आप हैं और अगर आप मान लीजिए आईसी व्हीकल में जहां 10 रुपए कमाते थे, वही ईवी व्हीकल में हमें 30-40 रुपीज मिलते हैं। सो ट्रेंड इज आवर फ्रेंड, जो कहते हैं ना, तो इसलिए अपने आप वो बढ़ता जा रहा है। दूसरा जो हमने कहा कि अपनी मेहनत के आप नए नए प्रोडक्ट बनाते रहेंगे, इंडिया की इंजीनियरिंग को ग्लोबल मैप पे ऊपर करते रहेंगे, अपने आप बिजनेस आएगा। आपने कहा कि कई नए प्रोग्राम हमने शुरू किए हैं, वो क्या है मुझे बताइए। क्या इंडिया में भी किसी के साथ टाई अप हुआ आपका नए प्रोग्राम के लिए? क्या है वो? इंडिया में तो सर सब, मतलब पैसेंजर व्हीकल में तो अगर हैं तो हम हैं उसके साथ। 2 व्हीलर में हमारे कम है, 4-5 ही कस्टमर हैं। 2 व्हीलर में तो आपको पता है 100 से ज्यादा लोग हैं, उसमें हमारे 4-5 हैं। मगर 4 व्हीलर में अमूमन जो भी अगर इलेक्ट्रिक व्हीकल में है इंडियन कंपनी, तो हम उसके साथ होंगे। नहीं, तो वो जो नया प्रोग्राम आपने किया वो क्या है, जरा सा समझाइए हमें, किस तरीके का है तो वो? प्रोग्राम ना थोड़ा ब्रॉड वर्ड है। प्रोग्राम होता है कि या तो मॉडल भी हो सकता है, मॉडल या वेरिएंट, जैसे किसी कार का, या प्रोग्राम अधिकतर हमारे लिए, क्योंकि ट्रांसमिशन बनाते हैं तो पूरी फैमिली ऑफ मॉडल्स होती है। तो लेट्स से अगर कोई यूरोप का एक नया कस्टमर जो अभी हमने जीता पिछले क्वार्टर में, तो उनके ग्लोबली जितनी गाड़ियां प्रोड्यूस होंगी मिडिल साइज की, सारों पे हमारा प्रोडक्ट जाएगा। सो मतलब मल्टी मॉडल मल्टी प्लेटफॉर्म। और आजकल आपको पता है ऑटो में मॉड्यूलैरिटी चल रही है, करेक्ट। कि सेम चैसी पे अलग अलग आप वेरिएंट बना सकते हैं। तो ये हमारे प्रोडक्ट का एडवांटेज ये होता है कि आप जीतिए एक बार और आपको कई मॉडल एक साथ मिल जाते हैं। तो ये ड्राइव ट्रेन का फायदा है। ओके, अच्छा, इस वक्त आपकी ऑर्डर बुक कितनी है सर? 20,500 करोड़ नेट। 20। और इसका एग्जीक्यूशन टाइम मैं मान के चलूं 2-3 क्वार्टर में, या नहीं 10 साल का सर ये ऑर्डर बुक होता है। तो अगर आप फेज वाइज में, अगर आप मुझे समझाएं सर, तब तो पीएनएल ही बतानी पड़ जाएगी ना। देखिए, इन्वेस्टर तो यही सब जानना चाहते हैं आपसे। एक्चुअली हम इसलिए नहीं करते कि हम नहीं बताना चाहते, बिकॉज प्रिडिक्टेबिलिटी कम है। कोई भी आप प्रोग्राम देखिए डिले होता ही होता है। अब वो 15 दिन डिले हो सकता है, 2 क्वार्टर डिले हो सकता है। तो हम अपने आप को टाई अप नहीं करना चाहते, बिकॉज आप भी चाहते हैं ना कि आपकी रेपुटेशन ऐसी हो कि आप अंडर प्रॉमिस करें और ओवर डिलीवर करें। ज्यादा बोल के फिर मुंह छोटा रह जाने वाली बात में कहाँ मजा आता है फिर। तो सही कि कम बताइए, ज़्यादा करिए। प्लांट भी आप अपना शिफ्ट कर रहे हैं, वो जो छोटा वाला बसारी वाला प्लांट है उससे चाकन बड़े प्लांट की तरफ जा रहे हैं। ये इसका क्या होगा पुराने वाले का? हाँ, ये अच्छा सवाल है सर। अभी सोचेंगे, अभी तो साथ ही रखेंगे। हो सकता है R&D सेंटर बनाए, पुणे में काफी अच्छा टैलेंट अवेलेबिलिटी है। हाँ। तो एक बार जब पूरी शिफ्टिंग कंप्लीट हो जाए, हो सकता है R&D सेंटर बनाए, हो सकता है बेच दें, बट जरूरत नहीं है कैपिटल की, तो कुछ अच्छा ही करते हैं, कुछ नया करते हैं। विवेक जी, मजा आया बात करके, लेकिन इस बार आप थोड़ा सा मतलब मुझे डविश साउंड कर रहे हैं। कोई खास वजह? अरे सर, कुछ नहीं, शुरू हो गया पिछले 3 दिन पहले तो जुकाम है थोड़ा। ओके ओके। नहीं, मैं सोचा दुनिया भर की, यूरोप की, अमेरिका की सब इतनी चिंताएं होंगी, तो थोड़ा सा मन में जो है, ऐसा तो नहीं है ना? अंदर से एकदम जोश है। फिलोसोफर थे एपिक्टेटस, वो कहते थे सम थिंग्स आर अप टू अस, सम थिंग्स आर नॉट अप टू अस। जो चीज अप टू अस नहीं है उस पर क्यों चिंता करना। वो सब अब चिंता नहीं करते। अब यूरोप में पुतिन साहब क्या करेंगे इसकी चिंता करके हम और आप क्या नहीं, बिल्कुल सही है। और विवेक जी, बहुत बहुत शुक्रिया। और एक चैलेंजिंग टाइम में भी नतीजे काफ़ी बेहतर कंपनी ने पेश किए हैं, और हम लोग इसी होप में कि आगे स्थितियां ठीक होंगी तो और बेहतर प्रदर्शन आप करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया सर हमारे साथ जुड़ने के लिए। थैंक यू जी, थैंक यू, नमस्कार। बता दें कि मनी कंट्रोल पर दिए गए विचार एक्सपर्ट्स के अपने निजी विचार होते हैं। वेबसाइट या मैनेजमेंट इसके लिए उत्तरदायी नहीं है। यूजर्स को मनी कंट्रोल की सलाह है कि कोई भी निवेश निर्णय लेने से पहले सर्टिफाइड एक्सपर्ट की सलाह लें।